हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज की क्लास। और आज की क्लास में हम फिजिकल एजुकेशन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है 12th क्लास का एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का 17 फरवरी को है। तो उससे पहले मैंने आपको बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम करेंगे, कुछ चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। यूनिट नंबर 8 है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स या जीव यांत्रिकी एवं खेलकूद। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? जीव यांत्रिकी एवं खेल कूद। ठीक है, और इंग्लिश में बोले तो बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। बायो से मतलब है कि जब भी आप किसी लिविंग बीइंग को स्टडी करते हैं उसका मतलब होता है बायो। मैकेनिक्स का मतलब होता है उसको मशीन की तरह अगर आप स्टडी कर रहे हैं, वो कैसे काम करती है, किस तरह से वो चलती है, इसको मैकेनिक्स बोला जाता है। कार का भी एक मैकेनिक्स होता है, मोटरसाइकिल का एक मैकेनिक्स होता है। तो आज चूंकि हम बायोमैकेनिक्स की बात करते हैं तो इंसानों के शरीर की हम बात करेंगे, इंसानों की फिजिकल बॉडी की बात करेंगे कि वो कैसे काम करती है, उसके ऊपर क्या चीजें उसको फोर्स करती हैं, क्या चीजें उसको अट्रैक्ट करती हैं, क्या चीजें उसके लिए फंक्शन करती हैं। वो तमाम चीजें आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहेंगे वीडियो में एंड तक। कुल मिलाकर के 4 चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूटन के लॉ और उसके खेलकूद में क्या इस्तेमाल है कैसे वो वर्क करते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे बैलेंस, या फिर आप इसको कह लीजिए संतुलन। ठीक है, और इसका खेलकूद में इसका क्या प्रयोग है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन माने घर्षण, और इसका खेलकूद में क्या प्रयोग है। और उसके बाद पढ़ेंगे हम प्रोजेक्टाइल माने प्रक्षेपय पथ। ठीक है, ये 4 चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कस हमें करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको जीव यांत्रिकी का मतलब बताया, बायो मैकेनिक्स का मतलब बताया, जहां पे बायो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब जिंदा चीजों से है, और मैकेनिक्स का मतलब है फिजिक्स, उसकी स्टडी करना। तो आज हम अपनी बॉडी के बारे में फिजिक्स जो है वो स्टडी करने वाले हैं, कौन कौन से फॉर्मूले काम करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है न्यूटन्स लॉ का। तो हमारे पास न्यूटन के 3 नियम हैं। न्यूटन महाराज के कुल कितने नियम हम स्टडी करने वाले? 3 नियम स्टडी करने वाले। पहले नियम का नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया, हिंदी में बोले तो जड़ता का नियम। इनर्शिया क्या कहता है, नियम क्या कहता है, न्यूटन महाराज क्या कहते हैं? अगर कोई भी चीज किसी भी पोजीशन में है, चल रही है या रुकी हुई है माने स्थिर है या गति में है, तो वो उसी पोजीशन में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इंप्लीमेंट ना हो। मतलब उस चीज के ऊपर कोई आप बल नहीं लगाएंगे, फोर्स नहीं लगाएंगे, तो वो चीज अपनी ही पोजीशन में रहेगी, उस पोजीशन को नहीं छोड़ेगी। मतलब अगर कोई चीज रखी हुई है तो जब तक कि आप उसको सरकाएंगे नहीं। अच्छा, आप सरकाने से मतलब है आंधी चले, तूफान चले, कोई भी दूसरा फोर्स ही आकर के उसको अपनी पोजीशन से हटा सकता है। अगर कोई चीज चल रही है, मतलब कार अगर चल रही है, तो अगर उसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स नहीं लगेगा तो वो चलती ही रहेगी। अब उस फोर्स से मतलब क्या है, उसका पेट्रोल खत्म हो गया तो इंजन ने काम करना बंद कर दिया, तो इंजन ने ही उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करी। या फिर इंजन भी चालू है, सब चालू है, आपने सब छोड़ दिया, ठीक है, गियर वेयर सब उसके निकाल दिए, तो टायर जो है वो जमीन के साथ एक फ्रिक्शन कर रहे हैं, तो वहां पर फ्रिक्शन उस चीज को धीरे धीरे करके रोक देगी, ग्रेविटी उस चीज को रोक देगी। कोई चीज उछल रही है वो उछलती रहेगी, अगर उसके ऊपर ग्रेविटी काम नहीं करेगी, दूसरा कोई फोर्स काम नहीं करेगा। तो अर्थात सीधा सा आसान शब्दों में कहूं तो कोई भी चीज अपनी ही पोजीशन में रहेगी अगर उसके ऊपर दूसरा कोई फोर्स काम नहीं करेगा तो। अदरवाइज वो जैसी कंडीशन में है वो वैसी रहेगी। इसी नियम का नाम है जड़ता का नियम। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पे इसमें क्या आता है, त्वरण का नियम। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। कहते कोई भी चीज है, ठीक है, उसका एक मास होगा। ठीक है, मास से मेरा मतलब है कुछ वजन होगा, उसकी कुछ सहती होगी। ठीक है, तो क्या कहता है कि इस चीज के ऊपर जो भी फोर्स लगेगा, जो भी एफ इसके ऊपर काम करेगा, वो इसके प्रोपोर्शन में होगा। माने अगर कोई चीज भारी है और आप उस पर उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, और एक चीज हल्की है उस पर भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, तो भारी चीज कम आगे जाएगी, हल्की चीज उतने फोर्स में ज्यादा आगे चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो फोर्स लगाया है उससे वो चीज कितनी आगे जाएगी इस बात की गारंटी नहीं होती है। इस बात की गारंटी किस पर डिपेंड करती है कि जिस चीज के ऊपर आपने जोर लगाया उस चीज का मास
कितना था। मतलब अगर आप 50 किलो की चीज के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं और एक 20 किलो की चीज है उसके ऊपर भी फोर्स लगा रहे हैं, तो आपकी फोर्स बराबर है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी फोर्स बराबर है तो वो चीज की जो मूवमेंट होगी वो भी बराबर होगी, क्योंकि वो मूवमेंट आपकी फोर्स के साथ किस तरीके के प्रोपोर्शन में काम करेगी कि उसका मास कितना है। अब उस चीज का मास बहुत ज्यादा है, आप 1000 किलो की चीज पर पूरा जोर लगाए जा रहे हैं, वो तो आगे जाएगी नहीं। अगर 2 किलो की वो चीज होगी तो उतने फोर्स में वो बहुत दूर तक आगे चली जाएगी। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्ट होती है कि फोर्स आपने कितना लगाया और उस चीज का मास कितना है, तो उस चीज का एक्सीलरेशन माने वो कितना आगे जाएगी, ये इन दोनों चीजों के प्रोपोर्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यही न्यूटन महाराज ने समझाया है कि मान लीजिए, अच्छा इसमें ये भी ऐसे भी होता है कि मान लीजिए कोई चीज है वो 1 किलो की है, ठीक है, दो लोगों ने उसके ऊपर फोर्स लगाया, पहला आदमी पतला सा दुबला पतला आदमी है, दूसरा आदमी हट्टा कट्टा आदमी है। तो अब देखो क्या कहता है कि अगर चीज के ऊपर डिपेंड होता तो फिर तो ये चीज दोनों के फोर्स में बराबर आगे जानी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई दुबला पतला आदमी फोर्स लगाएगा तो उसकी अपनी फोर्स तो कम ही होगी, मजबूत आदमी फोर्स लगाएगा उसकी फोर्स तो ज्यादा ही होगी। तो इन फोर्स के ऊपर भी इस चीज का एक्सीलरेशन डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें, उस चीज का मास कितना है और उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो डिपेंड करता है कि चीज कितनी भारी है और उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है। तो ये दोनों चीजों के ऊपर ही उस चीज का एक्सीलरेशन डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही बात न्यूटन महाराज ने हमें समझाई है और एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे हैमर थ्रो है, मान लीजिए कोई गोला फेंकना है, ठीक है, तो एक थ्रोवर है जो बहुत पावरफुल है और 12 पाउंड का हैमर है तो उसको बहुत दूर तक फेंक देगा। उसी थ्रोवर उसी चीज को जो है कोई दूसरा आदमी थ्रो करने आए जिसकी कैपेसिटी कम है, तो वो उसी थ्रो को या उसी हैमर को बहुत दूर तक थ्रो जो है वो नहीं कर पाएगा। अब एग्जांपल के थोड़ा बदल देते हैं, मान लीजिए हट्टा कट्टा आदमी है, उसके हाथ में 12 पाउंड का हैमर है, उसने पूरा जोर लगा के फेंका, मान लीजिए वो 5 फुट गया, 10 फुट गया। अब उसी व्यक्ति को 16 पाउंड का हैमर अगर दे दे और उसको बोले उसी फोर्स से फेंको, तो क्या लगता है, अगर 12 पाउंड जितनी ताकत उसने 16 पाउंड वाले पे लगाई होगी, तो अगर 12 पाउंड वाला 10 फुट फेंका है उसने, तो समझ लो 16 पाउंड की चीज को वो 10 फुट नहीं फेंक पाएगा। ये बात आप जान लें और यही हमारा नियम भी जो है वो समझाता है, ठीक है। तीसरा नियम क्या आता है, प्रतिक्रिया का नियम। प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है, कहता है कि आप किसी भी चीज के ऊपर कोई भी एक्शन लीजिए, वो चीज बदले में रिएक्शन करेगी। हम आगे चल रहे हैं तो हम जमीन को पीछे धकेल रहे हैं और जमीन हमें आगे धकेल रही है। अगर आप दीवार पर जोर लगा रहे हैं तो दीवार अपने आप को बचाने के लिए हमारे ऊपर जोर लगा रही है, वरना तो हमारा जोर लगाते गिर ही ना जाएगी, फिर तो गिरती तो नहीं है, ये बदले में जोर लगाती है। गाड़ी आगे चलती है, जमीन को पीछे धकेलते हैं, उसके टायर ऐसे चल रहे होते हैं और जमीन जो है वो उस कार को आगे धकेल रही होती है। जैसे आप देखो, इसका सबसे आसान एग्जाम्पल क्या है, आप एक बोट में बैठे हुए हैं और आपके हाथ में चप्पू है, उस चप्पू से आप क्या करते हैं, देखा होगा अपने बोट वाले, उससे पानी को पीछे धकेलते हैं और पानी जा रहा है पीछे और किश्ती कहाँ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है। उसका मतलब क्या है, हम पानी को पीछे धकेल रहे हैं और पानी हमें आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो हर एक्शन का अपना एक रिएक्शन होता है और ये सभी में काम करता है। आपने एक गन चलानी है तो आप गोली चलाएंगे आगे की तरफ और आपकी गन आएगी पीछे की तरफ, तो गन का जो फोर्स था उससे वो चीज पीछे आई है। मतलब हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। यही न्यूटन महाराज ने समझाने की कोशिश करी है कि भाई जो भी आप एक्शन लेंगे, जिस भी चीज पर एक्शन लेंगे, वो चीज भी बदले में रिएक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप दीवार पर कोई गेंद फेंक करके मारते हैं तो गेंद दीवार पर चिपकेगी नहीं, दीवार उसी स्पीड से उस गेंद को वापस हमारी तरफ फेंकेगी। तो आप निश्चित नहीं हो सकते कि मैंने दीवार पर गेंद फेंक दी और आप सो जाएंगे, नहीं, पता लगे आंख खुली और मुंह पे वापस आगे लग सकती है, क्योंकि दीवार भी तो रिएक्शन करेगी ना। तो दीवार भले ही नॉन लिविंग है लेकिन रिएक्शन तो वो भी करेगी। अगला हमारा पॉइंट आता है दोस्तों, बैलेंस, संतुलन। संतुलन गतिशील और स्थिर और गुरुत्व केंद्र और खेलों में इसका प्रयोग। इक्विलिब्रियम, डायनामिक, स्टैटिक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। होता क्या है संतुलन, देखो संतुलन क्या मतलब, अगर मैं खड़ा हूं और मैं गिर नहीं रहा हूं तो मतलब मैं संतुलन में हूं, इसी को तो बोलते हैं बैलेंस, ठीक है। इक्वल जब जो चीजें हो जाती हैं दोनों तरफ, मान लीजिए कोई भी मेरे हाथ में स्टिक है और मैंने उसको ऐसे पकड़ा हुआ है तो ना इधर गिरी ना इधर गिरी, मतलब बैलेंस में है, इसको संतुलन कहते हैं। संतुलन के कितने प्रकार हैं, देखो संतुलन तो आदमी जब चलता है तो भी उसका एक बैलेंस बन रहा होता है, वरना वो गिर ही जाएगा। जहां भी बैलेंस नहीं होगा तो चीज गिरनी ही है, चाहे हम चल रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो दो तरह का संतुलन है, एक
हमारा आता है स्थिर संतुलन, और दूसरा आता है गतिशील संतुलन। स्थिर का मतलब जब कोई चीज रखी हुई है और वो बैलेंस में रखी हुई, गिर नहीं रही है, तो उसको आप बोलेंगे स्थिर संतुलन। गतिशील में क्या होगा, जब भी कोई चीज गति में है, चल रही है, मोशन में है, और तब वो अपना बैलेंस बनाकर रखे हुए है, वो गतिशील संतुलन कहेंगे। जैसे अगर हम खड़े हैं अभी सावधान की पोजीशन में, तो ये स्थिर संतुलन है। हम वॉक कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा गतिशील संतुलन है। ठीक है। अब जो ये स्थिरता है, जिस स्थिरता की हम बात करें, जिस संतुलन की बात करते हैं, इसके कुछ सिद्धांत हैं। स्थिरता के सिद्धांत, क्या सिद्धांत है, क्या प्रिंसिपल है इसके? जितना गुरुत्व केंद्र सहारा देने वाले आधार के पास होगा, उतनी ही स्थिरता अधिक होगी। जब एक ऐसी क्रिया कर रहे हैं, मान लीजिए जिसमें आपको स्थिरता की जरूरत है, बैलेंस की जरूरत है, तो व्यक्ति या खिलाड़ी को अपना गुरुत्व केंद्र नीचे रखना चाहिए। उदाहरण के दौरान एक एथलीट अधिक कुशलतापूर्वक व जल्दी रुक सकता है यदि वह अपने घुटनों को मोड़ लेता है। माने सीधी सी बात है, आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो जिस चीज के सहारे आप खड़े हो उसके जितने नजदीक होगा, माने अर्थ पे खड़े हैं तो अर्थ के जितने नजदीक होगा, तो आपका बैलेंस उतना ही ज्यादा बनेगा। जिसने एग्जांपल दिया कि आदमी आलती पालती मार करके बैठा हुआ है, तो वो ज्यादा स्थिर है, ज्यादा उसको आप हिलाने डुलाने की कोशिश करोगे, उसको गिराने की कोशिश करोगे तो लेट गिरेगा। वही एक आदमी एक टांग पर खड़ा हुआ है और ऊंचाई पर खड़ा हुआ है, उसको आप हिलाओ डुलाओगे तो वो आदमी जल्दी गिरेगा। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, जब भी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन के या बेस के जितना जल्दी ज्यादा नजदीक होगा, आपका संतुलन, आपकी स्थिरता उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जितना गुरुत्व केंद्र सहारा देने वाले आधार के मध्य के पास होगा। माने कोई भी चीज है, अब मान लीजिए एक पोल है, इस पोल में मुझे ये दूसरा पोल रखना है, कहते हैं जो इसका सेंटर पॉइंट है वो जितना बैलेंस में होगा, मतलब आधा इधर आधा इधर, मान लीजिए इस पॉइंट पे ये पूरा स्थिर होता है, तो ये पॉइंट जिस चीज पे टिका हुआ है उसके जितना नजदीक होगा। अब मान लीजिए बुक है और मुझे ये सपोज करो इस बुक की 2 फुट की जो है वो, या 1 फुट की मेजरमेंट है, तो 2 फुट की अगर है, 1 फुट की है, तो इसका बीच मान लीजिए 0.5 पे है। तो मान लीजिए मुझे इस पे इसको खड़ा करना है, तो यहां पर इसका जो 0.5 वाला पॉइंट है, वो जितना इस पॉइंट के पास होगा, ये चीज की स्थिरता उतनी ही ज्यादा होगी। अब हो तो सकता है कि ये इधर उधर भी थोड़ा बहुत इस पर टिक जाए, लेकिन क्या कहता है कि जिस पॉइंट पर इसका जो मिड पॉइंट है, वो उस बेस के जितना ज्यादा पास होगा, जिस चीज के ऊपर उसको टिकना है, तो समझ के चलो उतना ही बैलेंस ज्यादा बनेगा। फॉर एग्जांपल, आपने भगवान श्री कृष्ण को देखा होगा, उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र का एक मिड पॉइंट है जहां पर वो ढंग से घूम सकते हैं, तो कृष्ण भगवान जी ने उस चक्कर को एग्जैक्ट उसी पॉइंट से पकड़ रखा है जिस पॉइंट पर वो घूम सकता है। अगर वो उसको 1 इंच भी यहां कर दे तो चक्कर घूमेगा नहीं, चक्कर नीचे गिर सकता है। आप ये एक्सपेरिमेंट प्लेट के साथ भी कर सकते हैं कि जिस पॉइंट पर वो चीज का बैलेंस बनता है, स्थिरता आती है, वो पॉइंट उस पॉइंट से कितना नजदीक है जिस पर आपने उसको टिका के रखा हुआ है। अगर उंगली के ऊपर कोई चीज रखी हुई है, तो उस चीज की जो भी सेंटर पॉइंट बनेगा वो इस पॉइंट के बहुत नजदीक होना चाहिए, तभी स्थिरता आएगी, तभी बैलेंस जो है वो आएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है, सहारा प्रदान करने वाले आधार को चौड़ा करने से। माने जिस चीज के ऊपर आप टिके हुए हो, जो बेस है, वो जितना चौड़ा होगा उतनी स्थिरता ज्यादा आएगी। अब मेरे पास मान लीजिए मोबाइल है, ठीक है, इस मोबाइल को हमने ऐसे हाथ पर रखा हुआ है, तो मोबाइल देखो पूरा बेस इसका बहुत चौड़ा है। अगर इसी मोबाइल को आप ऐसे खड़ा करने की कोशिश करोगे, तो इसका मतलब जिस सहारे पर ये टिका हुआ है, वो बेस इसका बहुत अब नैरो हो गया, इतना चौड़ा नहीं है, तो इसका बैलेंस जो है वो बार बार जाएगा। अभी इसका बैलेंस आराम से बनाओ, तो जितना बेस चौड़ा होगा उतनी ज्यादा स्थिरता आएगी, उतने ज्यादा बैलेंस भी अच्छा आएगा। उसके बाद है स्थिरता प्रत्यक्ष रूप से शरीर के भार के अनुपातिक भी होती है। हाँ, ये बात भी है, जो भी चीज है आपने बैलेंस बनानी है, उस चीज का वजन कितना है, बहुत भारी चीज है, कहां से भारी है, स्ट्रक्चर कैसा है उस चीज का, इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए जैसे भैंस है, हम भैंस का एग्जांपल लेते हैं, भैंस ऊपर से बहुत भारी है, टांगे उसकी बहुत छोटी है, तो भैंस का बैलेंस जो है वो बनना थोड़ा सा कठिन होगा। इसलिए आपने देखा होगा भैंस स्टेज पे चढ़ने में गिर सकती है, ग्राउंड फ्लोर पर ही रहती है ना भैंस, छत पे तो नहीं रखते लोग उसको, जीने में उसको चढ़ाओगे तो गिर सकती है। वजह क्या है, क्योंकि उसके भार का जो बैलेंस है वो सही नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति, वस्तु, कोई भी चीज है, उसका भार किस प्रोपोर्शन में है, किस अनुपात में है, उसके हिसाब से भी उसका बैलेंस डिपेंड करता है। आदि बहुत भारी ऊपर से टांगे उसकी पतली पतली है, तो उसका बैलेंस
जल्दी जाएगा। एक आदमी ऊपर से बहुत हल्का है लेकिन उसका बेस बड़ा भारी भरकम है, उस आदमी का बैलेंस अपेक्षा में ज्यादा सही रहेगा। अगला पॉइंट आता है गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र क्या कहता है? सभी व्यक्ति वस्तुओं का एक गुरुत्व केंद्र होता है जो व्यक्ति या वस्तु की गति या स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। हम सबका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो चेंज होता है हमारी पोजीशन के हिसाब से, हमारे चलने फिरने के हिसाब से, और उसी की वजह से हम एक स्थिर पोजीशन में रह सकते हैं, समझ के चलो, ठीक है। तो कोई भी चीज है उसका भी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, हम इंसान है, हमारा भी पेट में जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब जितना वो बैलेंस में रहेगा इंसान भी उतना बैलेंस में रहेगा। इंसान की पोजीशन बदलेगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन भी थोड़ी बहुत चेंज जो है वो होगी। तो ये था ग्रेविटी वाला पॉइंट जो बार बार इन सब चीजों के बीच में आता था। अब अगले मेन पॉइंट पे चलते हैं, घर्षण, खेल कूद और घर्षण, ठीक है। तो घर्षण क्या होता है? एक जरूरी बुराई है, माने ऐसी बुराई जो हमें चाहिए चाहिए। देखो आप चल पा रहे हैं, आप मूवमेंट कर रहे हैं, कपड़े आपके शरीर पर टिके हुए हैं, ये सब चीजें घर्षण की वजह से हैं। लेकिन आपकी सपोज करो आपकी बाइक चल रही है रोड पर तो उसकी वजह भी घर्षण है, आराम से चल रही है। लेकिन आपकी बाइक अगर गिर गई उसकी वजह भी घर्षण है, माने चलने के लिए भी घर्षण जरूरी है और गिरने की वजह भी घर्षण है। तो एक ऐसी चीज है जो हमारे काम की भी है और ना काम की भी है, तो उसको स्टडी करेंगे आज, ठीक है। तो दो सतहों के बीच में, ये एक सतह है, ये एक सतह है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स क्रिएट होता है उसको ही घर्षण कहते हैं, ये बात आप मान के चले। और ये फोर्स कई बार इन चीजों को चलाने में भी हेल्पफुल होता है, कई बार इन चीजों को गिराने में भी हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। आप भाग रहे हैं, आप एकदम से अपने आप को रोक दिया, सतह बहुत ज्यादा, अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बन गया तो आप तुरंत रुकेंगे और धम से गिरेंगे। अगर फ्रिक्शन कम बना तो आप स्लिप मारते हुए आराम से चले जाएंगे, ये बात आप मान के चले। कोई गाड़ी है उसने ड्रिफ्ट करनी है तो उसने गाड़ी घुमाई, अगर फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होगा, स्मूथनेस होगी, तो गाड़ी ड्रिफ्ट कर पाएगी, घूम जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गया तो एकदम से गाड़ी रुकेगी और एकदम से पलट जाएगी। तो घर्षण दोनों चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अच्छा भी है और बुरा भी है। दो तरह का घर्षण यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहला है स्थिर घर्षण और दूसरा है गतिशील घर्षण। स्थिर का मतलब जब भी स्थिर कोई चीज आए तो समझ लो वो चीज रुकी हुई है एक ही जगह पर। क्या कहता है? विरोध या प्रतिकूल स्थिति तब लागू होती है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर बढ़ना शुरू करती है जबकि वास्तविक गति प्रारंभ ना हुई, उसे स्थिर घर्षण कहते हैं। माने फ्रिक्शन तो है लेकिन चीजों में गति नहीं है, अभी चीजें चल नहीं रही हैं। जैसे मैं खड़ा हूं तो घर्षण तो अभी भी क्रिएट हो ही रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं खड़ा हूं तो घर्षण नहीं है। मेरी चप्पलों के बीच में और मेरी जमीन के बीच में फ्रिक्शन है लेकिन गति नहीं हो रही है, दैट इज स्थिर घर्षण। गतिशील में क्या होगा? इसके उलट है, गति भी होगी साथ में, घर्षण तो होगा ही होगा लेकिन चीजों की आपस में मूवमेंट भी होगी। जब मूवमेंट देखने को मिलती है वो गतिशील घर्षण है, जब स्थिरता एक ही जगह पर चीज टिकी हुई है वो स्थिर घर्षण है। अब मेरे हाथ पर ये बुक रखी हुई है, ये स्थिर घर्षण में काउंट होता है। मैं चल फिर रहा हूं तो वो जाहिर सी बात है गतिशील में काउंट होगा। उसके बाद एक आता है दो और चीज इसमें, इसके अलावा सब पॉइंट भी है, सर्पण घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये तो गति में तो चलना आ गया ना, तो इसमें अब चलने में दो तरह की तरीके से चीज चलती है। पहली चीज क्या है? स्लाइडिंग, जब कोई चीज स्लाइड करती है, क्या करती है? स्लाइड, फिसल रही है। चलने का मतलब फिसल भी सकती है वो चीज, जैसे ये कुर्सी है तो इसको मैंने इधर घिसटाया तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन में काउंट होता है। जब एक वस्तु दूसरी सतह के ऊपर स्लाइड करती है, फिसलती है, उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे आप बर्फ के ऊपर स्केटिंग करते हो तो बर्फ तो उधर ही है और आप उसके ऊपर फिसलते हुए जा रहे हो। आप किसी वाटर पार्क में गए और ऊपर कोई स्लाइड है, आप बैठे और फिसलते हुए जाकर के पानी में गिर गए, ये भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। एक उसके बाद इसने बताया रोलिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में आप घसीटते नहीं हो एक दूसरी चीज को, रोल करते हो। जैसे गाड़ी का पहिया जमीन पर घिसटता नहीं है, घूमता है। जहां पर कोई भी चीज जब किसी सतह पर मूवमेंट करेगी तो उसका एक हिस्सा जमीन से टच रहेगा, बाकी के हिस्से हवा में रहेंगे और वो बार बार रोल करते रहेंगे। रोल करते जो पहिए जितने भी चलते हैं वो सभी रोलिंग फ्रिक्शन में जो है वो काउंट होते हैं। जैसे गेंद है जमीन पर
जो है लुढ़क रही है, तो गेंद घूम रही है, घूम घूम करके उसका फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। पहिया साइकिल का चल रहा है तो रोल कर रहा है, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। बात आती है खेलकूद में इसके लाभ और हानि क्या है। देखो लाभ तो है, सीधी सी बात है, फ्रिक्शन के अगर फ्रिक्शन बहुत कम होगा, सतह बहुत स्मूथ होगी, तो आप चल फिरने में बड़ी मुश्किल होगी आपको, बार बार आप स्लिप हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर जमीन पर फर्श पर तेल गिरा हुआ है या चिकना फर्श है तो चलने में कितनी कठिनाई होती है। इसका मतलब घर्षण तो चाहिए आपको, सीधी सी बात है। नुकसान भी है, अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा अगर होता है तो चोट लगने की संभावना ज्यादा है, फिर आप आदमी को चलने फिरने में तकलीफ होगी। अगर खेलकूद की बात करूं मैं, ग्राउंड की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ग्राउंड में कई बार गेंद को पकड़ने के लिए खिलाड़ी डाइव करते हैं, जब फ्रिक्शन को स्मूथ रखने के लिए उस पर घास उगाई जाती है ताकि खिलाड़ी जब डाइव करे तो स्लिप होते चले जाए और उस गेंद को रोक पाए, चोट ना लगे। अगर उसी ग्राउंड में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कर देंगे और खिलाड़ी ने डाइव लगाने की कोशिश करी, तो जैसे वो नीचे गिरेगा डाइव लगाने के लिए, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा, उसके हाथ पैर छिल जाएंगे। आइए मैं समझ, ज्यादा फ्रिक्शन का मतलब होता है हाथ पैरों का छिलना। इसीलिए आपने देखा होगा जो गाड़ियां हैं, जो चीजें होती हैं, उसके फ्रिक्शन को स्मूथ बनाने के लिए, ताकि वो छिले ना, वो लोहा खुरदुरा ना हो, या वो ढंग से काम करता है, उसके लिए उसमें तेल डाला जाता है, ग्रीसिंग की जाती है, चिकनाई बना करके रखी जाती है। उस चिकनाई का काम क्या है? स्मूथनेस बना करके रखना। यानी जितना फ्रिक्शन कम होगा चीजें घिसेंगी भी उतनी ज्यादा, जितना फ्रिक्शन ज्यादा होगा चीजों के घिसने के चांस भी उतने ज्यादा रहते हैं। हमारी हड्डियां चलती हैं, जोड़ हमारे काम करते हैं, तो उसके अंदर भी लुब्रिकेंट होते हैं ताकि फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाए और वो जोड़, वो हड्डियां आपस में घिसे ना। ठीक है, जैसे आपने ये दीवार है, मान के चलो इस पे से नया कलर करना है, तो पुराना कलर उतारने के लिए एक कागज सा होता है, उस कागज के ऊपर दाने दाने से रहते हैं, जिसको इससे ऊपर खुरचते हैं तो सारा कलर जो है उतर जाता है। तो वो फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए रखा जाता है। माने जितनी सरफेस को रफ कर दोगे उतना फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, जितनी सरफेसेस स्मूथ होंगी उतना फ्रिक्शन घट जाएगा। और ये दोनों ही कंडीशन का फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। जैसे मैंने बताया, अगर फ्रिक्शन बढ़ेगा तो फायदा क्या, आप चल फिर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आपको गिर करके चोट लगने के चांस भी होंगे। अगर आप किसी ऐसी जगह पर गिरते हैं जो बहुत चिकनी है, तो जब वहां पे आप गिरते हैं तो आपका हाथ पैर छिलते नहीं है, क्योंकि स्मूथ थी, बहुत ज्यादा स्मूथ थी। ठीक है, लेकिन आप गिरते हुए बहुत फ्रिक्शन क्रिएट हो गया तो आपकी स्किन छिल सकती है ना। तो दोनों ही कंडीशन में फायदा भी है और नुकसान भी है फ्रिक्शन का। अगला पॉइंट हमारा आता है खेलों में प्रक्षेप्य और प्रक्षेप्य पथ को प्रभावित करने वाले कारक, प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी। प्रोजेक्टाइल क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। कोई वस्तु आपने फेंकी, मतलब मेरे हाथ में कोई भी चीज थी, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैंने उस चीज को फेंका तो चीज ऐसे जाएगी और ऐसे गिरेगी। ये जो इसका पाथ बना है, जो रास्ता जहां से वो गई और जहां पे गिरी, ये पूरा कहलाता है इसका प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप्य पथ, की वो चीज ट्रेवल कैसे कर रही है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी तो होते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि आप हर बार हर कंडीशन में कोई चीज फेंकेंगे तो आपकी फेंकी चीज हर बार इसी तरीके से जाएगी, ऐसा नहीं है। कई बार आपने फेंका वो डुब से नीचे गिर गई, कई बार आपने फेंका वो थोड़ा और दूर तक चली गई, तो क्या उसकी वजह हो सकती है। और ये कहां कहां पे आपको देखने को मिलता है, जैसे आपने फुटबॉल है, फुटबॉल में किसी खिलाड़ी ने किक मारी, तो जैसे उसने किक मारी तो गेंद ऐसे जाएगी हवा में उछलती हुई और जाकर के गोल पोस्ट से टकराएगी। तो ये जो रास्ता बना है, जैसे वो गेंद गई है, ये उस गेंद का प्रोजेक्टाइल। आपने जेवलिन थ्रो में देखा होगा, ठीक है, जेवलिन थ्रो में कोई थ्रोवर जो है भागा भागा है, उसके हाथ में भाला था और वो भाला उसने फेंका और वो ऐसे जाके सीधा जमीन पर ऐसे गड़ गया। तो ये जो रास्ता उसने अपनाया उस भाले ने, तो वो उसका प्रोजेक्टाइल पाथ था। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक आप समझ लीजिए। सबसे पहला जो कारक आता है जो किसी भी प्रक्षेपण को बाधित करता है, वो आता है एंगल। आपने कोई चीज फेंकी, वो किस एंगल पर फेंकी। अब मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, मैंने इस पेन को दूर तक फेंकना है, लेकिन मैं इसको फेंकने के लिए एंगल ऐसे कर दूं और जोर लगा के फेंकूं तो सीधा नीचे जाएगा। और मैंने इसको दूर फेंकना है तो इसको ऐसे करके फेंकूंगा तो दूर तक जाएगा, और इसको बहुत ज्यादा ऐसे करके फेंकूंगा तो भी ऊंचा तो जाएगा लेकिन नीचे गिरेगा। तो कितने डिस्टेंस वो चीज फेंकी हुई ट्रेवल करेगी, उसका पाथ क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि आपने उस चीज को कितने एंगल से फेंका है। तो पहला जो पॉइंट इसको अफेक्ट करेगा प्रोजेक्टाइल को, वो है उसका कोण, किस कोण से आपने उसको फेंका है। ठीक है, आपने उसको 30 डिग्री कोण पर फेंका है, 60 के कोण पर फेंका है, या कितने एंगल पर आपने फेंका है। तो इसका एक रफ सा फिगर आपको बना के अगर मैं दिखाऊं, तो मान लीजिए कोई भी चीज है, ठीक है, वो यहां पर खड़ी है, तो उसको चीज फेंकनी है, यहां तक फेंकनी है, तो वो मान लीजिए उसने इस एंगल से फेंका तो यहां तक वो चीज जाएगी। अब ये एक एंगल था,
अगर उसने इस एंगल को ऐसे कर दिया होता तो सीधी सी बात है वो चीज यूं जाती और यूं गिरती, सीधी सी बात है। अगर उसने एंगल ऐसे कर दिया होता तो चीज यहां जाती और यहां जाकर के गिरती। तो एंगल पर भी उस चीज का प्रक्षेपण डिपेंड करेगा, कितनी दूरी वो तय करेगी, किस गति से वो जाएगी और कौन सा रास्ता वो अपनाएगी। दूसरा आता है प्रक्षेपण ऊंचाई, लैंडिंग सतह से संबंध, किस जगह से उसको आप लैंड कर रहे हो, किस जगह से आप उसको लैंड कर रहे हो। मान लीजिए कोई चीज आपने यहां से यहां फेंकनी है, ठीक है, और यहां से आपने लैंड फेंका उस चीज को और यहां चली गई, लेकिन यहां की बजाय अगर आपने उससे यहां से फेंका होता तो शायद वो वहां पर नहीं जा पाती। तो लैंडिंग सतह आपकी कहाँ है, कितनी दूर है, किस पोजीशन पर आप सेट हो, वो चीज भी डिपेंड करती है कि आपकी चीज जो है वो कितनी दूर जाएगी, ठीक है। उस हिसाब से आपको एंगल भी डिसाइड करने पड़ेंगे, दोनों चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है। कहां आप खड़े हो, अब मान लीजिए यहां से आपने 45 डिग्री पर कोई चीज फेंकी तो यहां गई, अगर इसके 2 फुट नीचे भी आप 45 डिग्री इस्तेमाल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वहां तो नहीं जाएगी वो। अब उसी हिसाब से आपको अपना क्या करना होगा, एंगल इंक्रीज करना होगा। पहले आपने 45 फेंका तो यहां चली गई, अब यहां इस चीज को पहुंचाने के लिए आपने एंगल बढ़ाया, 60 डिग्री किया तो वहां पर चली जाएगी। अब मान लीजिए आप यहां पर आ गए तो अब आपको एंगल सपोज करो 90 भी करना पड़ सकता है वहां पहुंचाने के लिए, तो कोण भी आपको उस हिसाब से तय करने हैं जैसी आपकी लैंडिंग की सतह है, कहां से आप उस चीज को फेंक रहे हो। अगला पॉइंट आता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, ठीक है। जैसे आपने कोई चीज फेंकनी है तो उसके लिए आपके वेग पर भी निर्भर करेगा और अधिकतम दूरी तय करेगा, मतलब कितनी दूर से आप भाग कर, आपको मान लो लॉन्ग जंप करनी है, हाई जंप करनी है, तो आप कितनी दूर से भाग करके आ रहे हो इस बात पर भी डिपेंड करे। इसलिए आपने देखा होगा कि जिसको भाला फेंकना है वो बहुत दूर से भाग के आता, पूरी स्पीड बनाता है और फिर फेंकता है। अगर इसकी बजाय वो एक जगह खड़ा खड़ा ऐसे फेंक दे तो शायद उतनी दूर नहीं फेंक पाएगा। तो किस वेग से आप आ रहे हो, किस वेग से आप एक्शन ले रहे हो, उस स्पीड के ऊपर भी उस चीज का जो प्रक्षेपण है वो प्रभावित होगा। उसके बाद है गुरुत्व आकर्षण, भाई ग्रेविटी कितनी है, आप किस जगह पर खड़े हो, वहां का फोर्स ग्रेविटी का कितना है। आप हवा में हो और हवा से हवा में कोई चीज फेंक रहे हो या जमीन से जमीन पर कोई चीज फेंक रहे हो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज पर एक्ट करता है। आप सोच करके देखो, आपने कोई चीज यहां से फेंकी और वो चीज यूं जा रही है, यहां पर गिर रही है, वो यहां पर क्यों गिरी, वो यहां पर क्यों नहीं चली गई। चलो ठीक है, उसका एंगल भी डिपेंड सब कुछ करता है, लेकिन हर बार एक चीज ऐसी है, एक फोर्स ऐसा है जो उस चीज को नीचे की तरफ खींचती रहती है, और वो क्या है, ग्रेविटी। सेब आपने ऊपर की तरफ फेंकी, नीचे वो आएगी ही आएगी। न्यूटन महाराज हमें बता चुके हैं इस बात को, क्यों आएगी, क्योंकि एक चीज ऐसी है, अर्थ में एक ऐसा फोर्स है जो उस चीज को नीचे अपनी तरफ खींचता है, और वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटी भी उस चीज को नीचे या उसका प्रक्षेपण पथ को निर्धारित करने में कारक बनती है। पांचवा कारक आता है वायु। आंधी चल रही है, आप फेंके जा रहे हो चीजों को, तो उसका तो पूरा सिस्टम मैकेनिज्म बिगड़ जाएगा। आप हवा चलते हुए आपने कोई चीज ऊपर हवा में फेंकी, तो जैसे वो पहले जा रही थी इस एंगल में या इस उसका जो पथ था प्रक्षेपण का, प्रोजेक्टाइल जो उसका था पहले, अगर आंधी चलेगी तो वो इधर उधर होगा, हवा चलेगी तो सरकेगा। इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में हवा चल रही है तो वो कम दूर पे जाएगा। अगर हवा उसके साथ साथ चल रही है, मतलब आपने भी इधर फेंका और हवा भी पीछे से आ गई, तो सोच के देखो उस चीज को वो और दूर लेकर के जा सकती है। तो इस चीज का भी प्रभाव पड़ता है। क्रिकेट में खास तौर पर ये चीजें देखी जाती है, जहां पर हवा चल रही होती है, समुद्र किनारे जब मैचेस होते हैं तो गेंद हरकत करती है, हवा में मूवमेंट करती है, और गेंदबाज जिस एंगल से गेंद फेंकता है वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है अगर हवा उसका साथ दे रही हो, और वो और नालायक बन सकता है अगर हवा उसका साथ नहीं दे रही हो। तो फिर कई बार बैट्समैन के लिए हेल्प होती है, कई बार गेंदबाज के लिए हेल्प होती है। तो ये बात है, ठीक है। और हवा भी देखो हर बार उतना असर नहीं करेगी, हवा भी किस पर असर करेगी। 50 किलो की चीज आपने फेंकी, 50 किलो को तो हवा क्या ही रोकेगी। और उस चीज का देखो, हवा के बारे में 4 पॉइंट यहां पर क्या कहता है, वस्तु की सतह कैसी थी, वस्तु बहुत चौड़ी थी, ठीक है, पूरा का पूरा पर्दा आपने फेंक दिया था चौड़ा, तो हवा उसको ज्यादा लगेगी क्योंकि उसका साइज, उसका जो सतह है वो बहुत चौड़ी है। उसके बाद कहते हैं सतह और आयतन का अनुपात, वो चीज में बीच में अगर होल है, छेद है, तो हवा तो उसके आर पार ही निकल जाएगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और उस चीज का वजन कितना है ये चीज भी डिपेंड करती है, तो वो चीज कितनी भारी भरकम है, किस तरह की शेप में, ये भी डिपेंड करता है। उसका मास कितना है, मतलब किसी पत्थर की अपेक्षा किसी पंख पर लगने वाला वायु प्रतिरोध ज्यादा होगा। माने कोई पंख है, आसमान से गिर रही है, ठीक है, किसी पक्षी की पंख टूटकर ऐसे गिर रही है, तो वो कैसे आती है, ऐसे आराम आराम से आती है। उसी पक्षी के जहां से पंख गिरी है वहीं से आप 1 किलो का पत्थर फेंक दो नीचे,
क्या लगता है उतना ऐसे आएगा झूलता हुआ? नहीं ना, उसका प्रक्षेपण तो तेज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा तेज? क्योंकि मैंने क्या बताया, हवा उस चीज पर कैसे एक्ट करेगी वो उस चीज के साइज, मास, इन सब पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है हर चीज के ऊपर हवा का सेम टू सेम असर होगा। गति माने किस स्पीड से आपने फेंका है वो भी हवा के ऊपर उसके ऊपर भी हवा तय करेगी। अब मान लीजिए आपने कोई चीज 5 की स्पीड से फेंकी है और हवा चल रही है 20 की स्पीड से, तो वो चीज उसको बिल्कुल ही रोक देगी हवा उसको। कोई चीज आपने 100 की स्पीड से फेंकी है, हवा चल रही है 20 की स्पीड से, शायद आपकी वो जो चीज है वो दूर तक चली जाएगी। इसलिए जब भी शूटिंग या भाला फेंकने वाले ऐसे जो गेम होते हैं, उससे पहले जो खिलाड़ी है वो हवा का जो फ्लो है उसको चेक करते हैं, कितनी स्पीड की हवा चल रही है, क्योंकि उनको पता है। अब मान लीजिए मैंने गन वाले गेम में हिस्सा ले रहा हूं मैं, और यहां पे निशाना लगाना है मैंने, ठीक है, और मैं यहां पर खड़ा हूं, मुझे पता है कि मुझे यहां पे निशाना लगाना है। मुझे क्या पता है कि हवा चल रही है 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। कितने सेकंड के हिसाब से? 1 मीटर पर सेकंड। माने मैंने जो चीज यहां से छोड़ी, अगर वो यहां तक 1 सेकंड में पहुंचती है तो हवा के रुख से वो चीज 1 मीटर यहां सरक जाएगी। इसका ये तो मतलब हुआ 1 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? ये हवा इस चीज को 1 सेकंड में 1 मीटर साइड में कर देगी। तो इस खिलाड़ी को ये पता होना चाहिए कि हवा का वेग क्या है, ताकि वो पहले ही अपना निशाना यहां लगाए। उसको पता है कि हवा मेरी चीज को इतना तो सरका देगी, और जब वो हवा उस पर असर करेगी तो मेरी चीज जहां लगनी है वहीं जाकर के लगेगी। तो ये भी डिपेंड करता है आप किस गति से उस चीज को फेंक रहे हो, आपका निशाना कहाँ है, जाना आपको कहाँ है। तो ये बड़ा जरूरी है, और ये चीज हमेशा जितने भी शूटर्स होते हैं ये तय करते हैं। आप इवन मोबाइल में गेम भी अगर खेलोगे ना, तो भी उसमें लिखा आएगा हवा चल रही है, तो भी आप देखना कभी निशाना यहाँ लगाना, आपका निशाना यहाँ जाकर के लगेगा। अब कोई पूछे आपसे कि बंदूक तो आपने यहाँ छोड़ी थी निशाना, तो फिर यहाँ कैसे पहुंचा? हवा। इसके पीछे कौन वजह है? हवा। दूसरा जो वजह है, अगला जो 6th पॉइंट आता है प्रोजेक्टिल को अफेक्ट करने वाले, वो आता है घूर्णन, स्पिन। गेंदबाजी क्रिकेट में देखा होगा आपने, स्पिन कराते हैं। तो स्पिन जब होती है कोई गेंद तो घूमते हुए जाती है, तो यहां पे गिरेगी, तो उसका जो रास्ता बनेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा वो गेंद कितना घूमते हुए जो है वो आ रही है। अगर आपने कोई चीज घुमा करके फेंकी है तो हवा का और बाकी सब का उसके ऊपर जो असर पड़ेगा वो अलग तरीके से पड़ेगा, और उसका जो रास्ता है वो अलग बनेगा। और ये सब उन जिन जो भी गेंद से खेलने वाले जो गेम होते हैं, चाहे वो टेनिस है, उन सब में टॉप स्पिन जैसे जो है ऑप्शन होते हैं। वो टॉप स्पिन का मतलब क्या होता है? आपने गेंद को घुमा करके फेंका है, तो गेंद जैसे यहाँ पर टिकेगी वो घूमते घूमते आगे बढ़ेगी, तो उसका जो रास्ता है वो अलग हो जाएगा। सीधा आप फेंक रहे हो उसका रास्ता अलग हो जाएगा, घुमा करके आपने फेंकी है तो उसका रास्ता अलग हो जाएगा। और इसी फॉर्मूले पे जो क्रिकेट में गेंदबाजी में काम एक करता है फॉर्मूला टर्न। एक गेंद होती है जिसको बोलते हैं टर्न। खिलाड़ी बोलता है गेंद ना टर्न हो गई, आप यहाँ पे खड़े हो और गेंद गिरी वहां पर और टर्न हो गया आपकी तरफ आई। तो जो प्रोजेक्टाइल उसका बना है ये किस पे डिपेंड किया कि गेंद घुमा करके फेंकी गई थी। कोई कोई गेंद सीधी जाती है, मतलब यहाँ पे गिरेगी और सीधी आगे बढ़ जाएगी। कोई कोई गेंद यहाँ पर गिरेगी लेकिन टर्न होके इधर चली जाएगी। क्यों टर्न हुई? क्योंकि अपने गेंद को घुमा करके फेंका था। तो इसके ऊपर भी किसी चीज का प्रोजेक्टाइल जो है वो अफेक्ट होता है। तो ये था हमारा चैप्टर जिसके अंदर हमने पढ़ा इन सब चीजों को, मैकेनिज्म पढ़ा हर चीज का, और किस तरीके से चीजें काम करती है। आई होप के समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।